ओला इलेक्ट्रिक इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट का मार्केट लीडर है। इनके पास 30% मार्केट शेयर है, लेकिन अब उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ऐसा कैसे हुआ? ओला इलेक्ट्रिक के चैलेंजेस क्या हैं? और तो और कंपनी इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस का मार्केट लीडर बना ही कैसे? ये सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में आंसर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक मार्केट का लीडर कैसे बना। ओला इलेक्ट्रिक 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था और 2021 अगस्त में इन्होंने अपना पहला स्कूटर मैन्युफैक्चर किया। लॉन्च से 9 महीने के अंदर ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का लीडर बन गया। इन्होंने टीवीएस, हीरो और एथर जैसे प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया और इस सक्सेस के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन है इन हाउस डोमेस्टिक बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 30 to 35% कॉस्ट बैटरी पैक्स मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। ये बैटरी पैक मल्टीपल सेल्स का एक कलेक्शन होता है और इसका 80 to 85% सेल्स का कॉस्ट होता है। यही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। टिपिकली इंडिया के ईवी मेकर्स अपने व्हीकल्स के बैटरीज 2 तरीकों से अक्वायर कर सकते हैं। वो या तो चाइना, साउथ कोरिया या जापान जैसे कंट्रीज से बैटरीज इंपोर्ट करते हैं, या वो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे अमारा राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज या एवर रेडी के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों से कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल यूजुअली बैटरी और सेल सप्लायर के हाथ में होता है। तो इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ओला ने अपने मैन्युफैक्चरिंग की स्टीयरिंग खुद ही पकड़ ली। उन्होंने पोचमपल्ली, तमिलनाडु में अपना गिगा फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लिया। इस फैक्ट्री की करंट कैपेसिटी 1.4 गीगावाट आवर्स का है। 2026 तक कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 गीगावाट आवर्स तक बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के ग्रोथ का सेकंड रीजन है D2C रूट। ओला इलेक्ट्रिक ने मिडिलमैन को सेल्स प्रोसेस से हटाया और एक प्योर DTC या डायरेक्ट टू कस्टमर चैनल को चूज किया। यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स अपने कस्टमर्स तक अपने व्हीकल्स डीलरशिप के थ्रू पहुंचाते हैं। इसकी वजह से एंड कस्टमर के लिए व्हीकल का प्राइस बढ़ जाता है। ओला इलेक्ट्रिक के D2C चैनल चूज करने से ये डीलरशिप सप्लाई चेन से हट गए। इस अप्रोच से ओला इलेक्ट्रिक डीलरशिप के थ्रू सेलिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल डीलरशिप मॉडल में कंपनीज को पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है और फिर डीलरशिप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें डेड स्टॉक या अनसोल्ड इन्वेंट्री का रिस्क होता है। D2C मॉडल अप्रोच से ओला इलेक्ट्रिक अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर कर पाता है। ओला इलेक्ट्रिक के सक्सेस का तीसरा रीजन है गवर्नमेंट का ईवीज के लिए PLI स्कीम। इस स्कीम के अंडर ईवी मैन्युफैक्चरर्स को ग्रांट्स मिलते हैं। इन ग्रांट्स की वैल्यू कंपनी के एनुअल सेल वैल्यू का 13 to 15% होता है। गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव से इंडिया में ईवी अडॉप्शन बढ़ाना चाहती है। ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली रिपोर्ट किया कि इस PLI स्कीम के अंडर कंपनी को गवर्नमेंट से 73.74 करोड़ रुपीस का ग्रांट मिला है। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है जिसको ये ग्रांट मिला। तो इन तीनों रीजंस की वजह से ओला इलेक्ट्रिक आज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट लीडर बन गया। प्रीवियस ईयर में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 35% था, लेकिन इस ईयर इनका मार्केट शेयर 30% तक गिर गया है। कंपनी अगस्त 2024 में लिस्ट हुआ, लेकिन ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है। Q3 FY25 में कंपनी के लॉसेस 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए और लिस्ट होने के बाद से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 60% से ज्यादा गिर चुकी है। फरवरी 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने 25,000 यूनिट सेल किया और 28% मार्केट शेयर कैप्चर किया, लेकिन ये काफी नहीं था। ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल ने फरवरी 2025 में कहा कि EBITDA ब्रेक इवन के लिए 50,000 यूनिट्स का मंथली सेल्स अचीव करना होगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर कम हो रहा है। ये डिक्लाइन दिसंबर से स्टार्ट हुआ जब बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड किया। सेकंड पोजीशन में TVS मोटर था और ओला इलेक्ट्रिक थर्ड प्लेस तक गिर गया। और सिर्फ यही चैलेंज नहीं है, कंपनी और भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। चलिए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे पहला प्रॉब्लम है नए प्लेयर्स का बढ़ता मार्केट शेयर। जनवरी से फरवरी में पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के सेल्स कम हुए। मंथ ऑन मंथ सेल्स 27% कम हो गए। जैसा कि मैंने पहले कहा, ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी में 25,000 यूनिट्स का मंथली सेल रिकॉर्ड किया। दूसरे कंपीटिटर्स को देखें तो बजाज ऑटो ने 20,000 यूनिट सेल किया और 27.8% मार्केट शेयर कैप्चर किया। इसके बाद TVS ने 17,605 यूनिट सेल करके 24.5% मार्केट शेयर कैप्चर किया। एथर भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में एक स्टार्टअप है जो ओला इलेक्ट्रिक के साथ कंपीट करता है। एथर ने भी 11,130 यूनिट सेल किया और 15.5% मार्केट शेयर कैप्चर किया। इन सारे कंपनीज के सेल्स जनवरी से कम हुए, लेकिन सबसे बड़ा फॉल ओला इलेक्ट्रिक का था। ये टेबल देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स 66% कम हुए। ये बाकी कंपटीटर से सबसे ज्यादा है। ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स में एक और प्रॉब्लम है।
जहां कंपनी ने 25,000 यूनिट्स का सेल्स रिपोर्ट किया, वाहन के डेटा के हिसाब से सिर्फ 8,390 ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हुए। मतलब ओला इलेक्ट्रिक ने सेल्स रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन इन सेल्स से कई सारे व्हीकल्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि इस पेंडिंग डिलीवरी का 40% क्लियर हो चुका है और मार्च 2025 तक सारे पेंडिंग डिलीवरीज कंप्लीट हो जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक का सेकंड प्रॉब्लम है क्वालिटी कंसर्न्स। जब ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ तब सोशल मीडिया पे हम सब ने न्यूली लॉन्च स्कूटर्स को क्रिटिसाइज करते पोस्ट्स को देखा। कहीं नए स्कूटर्स के बैटरी पैक्स में आग लग रही थी, तो कहीं स्कूटर्स का फ्रंट सस्पेंशन ही टूट जा रहा था। प्लस मोटर फेलियर, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, बैटरी इश्यूज और परफॉर्मेंस इश्यूज के कारण लोगों का ओला इलेक्ट्रिक से भरोसा उठने लगा। ओला इलेक्ट्रिक ने डिमांड को जल्दी कैप्चर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को शायद जल्दी में लॉन्च कर दिया। इससे उनके प्रोडक्ट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रॉपर टेस्टिंग के लिए शायद टाइम ही नहीं मिला। वहीं ओला इलेक्ट्रिक के कंपेटिटर्स जैसे बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने स्लो एंड स्टेडी अप्रोच लिया। ओला के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक और प्रॉब्लम है। ओला ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे तो बहुत फोकस किया, लेकिन शायद प्रोडक्ट डिजाइन में नहीं। ओला इलेक्ट्रिक का S1 मॉडल उनके कोर टीम ने नहीं डिजाइन किया। ओला S1 का मॉडल इटर्गो कंपनी के ऐप स्कूटर मॉडल पे बेस्ड है। इटर्गो एक डच स्टार्टअप है जिसे ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में अक्वायर किया था। ओला इलेक्ट्रिक के बाकी स्कूटर्स भी इसी मॉडल पे बेस्ड हैं। ओला का इनोवेशन उनके बैटरी टेक तक ही लिमिटेड रह गया। मतलब ओला इलेक्ट्रिक के पास प्योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट चेन के सिर्फ एक प्रोसेस में स्पेशलिटी है। शायद इसी वजह से उनके बिल्ड क्वालिटी को लेके कस्टमर्स के इतने कंप्लेंट्स आए। ओला इलेक्ट्रिक का तीसरा प्रॉब्लम है उनका D2C अप्रोच। हाँ, जहां एक तरफ D2C अप्रोच ने उन्हें इनिशियली मार्केट लीडर बनाया, वही अप्रोच आज शायद एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। देखो, डीलरशिप मॉडल से कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। कंपनी का एक फिजिकल प्रेजेंस होता है। कस्टमर्स अपने व्हीकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कंपनी को बता सकते हैं। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में ये कनेक्शन नहीं बन पाता और एक व्हीकल जैसे इंपॉर्टेंट परचेज के लिए कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कस्टमर्स के लिए शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही नहीं था, तो ओला ने फिर कुछ ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर्स खोले ताकि इनका फिजिकल प्रेजेंस बन पाए, लेकिन इन्होंने फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज नहीं किया। देखो, डीलरशिप मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये सेल्स के वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट सेल बियर करना पड़ता है। ओला के D2C चैनल में उन्हें अपने खुद के आउटलेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इन आउटलेट से रेंट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं जो ओला को बियर करने पड़ते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो इनके सेल्स पे डिपेंड नहीं करते। ये टेबल देखिए, 2022 से ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और रेंट एंड वेयरहाउस एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब ओला के सेल्स गिर रहे हैं तो इन ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर्स के कॉस्ट उनके लॉसेस को और बढ़ा सकते हैं। तीसरा चैलेंज है ओला का प्राइसिंग। जब ओला इलेक्ट्रिक ने इटर्गो को 2021 में अक्वायर किया, ऐप स्कूटर मैन्युफैक्चर करने का एवरेज कॉस्ट 3.23 लाख रुपीस था। इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर को अफोर्डेबल बनाने के लिए ओला को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.21 लाख रुपीस तक कम करने की जरूरत थी। ओला ने कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स जरूर अपनाए, लेकिन इनके कॉस्ट फिर भी हाई रहे। प्लस सेल्स और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ओला ने एक बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली बॉस कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें उनके मॉडल्स पे 25,000 रुपीस तक के डिस्काउंट दिए गए, साथ में 40,000 रुपीस तक के एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए गए। इससे ओला कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर पाएगा, लेकिन इससे इनके फाइनेंशियल्स पे प्रेशर भी बढ़ सकता है। इन 3 चैलेंजेस के कारण ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स पे प्रेशर पड़े। अगस्त 2024 में ओला के IPO के बाद इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है। Q3 FY25 में ओला इलेक्ट्रिक का लॉस 564 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। ये Q3 FY24 में 376 करोड़ रुपीस था। लेकिन ओला का सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बिगड़ा, इनके सेल भी कम हो रहे हैं। Q3 FY25 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19% ईयर ऑन ईयर गिर गया और 1069 करोड़ रुपीस तक गिर गया। ये तो था ओला का पास्ट ग्लोरी और इसका प्रेजेंट फॉल, लेकिन इनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, चलिए देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सपेंशन पे तो फोकस किया, लेकिन शायद वो सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना भूल गए। ओला इलेक्ट्रिक ने भले ही दिसंबर 2024 में 3000 नए स्टोर्स ओपन तो कर लिए, लेकिन ज्यादा स्टोर्स का मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं होता और ओला की इनएफिशिएंसी उनके रेशियोज में साफ दिखाई दे रही है। जहां इंडस्ट्री का मीडियन ROCE 17% का है, वहीं ओला इलेक्ट्रिक का ROCE -32.13 तक पहुंच गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में फ्यूचर फैक्ट्री सेट करने के प्लान्स अनाउंस किए। फ्यूचर फैक्ट्री ओला के स्कूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दुनिया के लार्जेस्ट 2 व्हीलर फैसिलिटीज में से एक होने की वजह से ये फैक्ट्री हेडलाइंस में तो आया, लेकिन डिलीवरी के मामले में थोड़ा पीछे रह गया। फ्यूचर फैक्ट्री का करंट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 1 मिलियन स्कूटर्स है, लेकिन 2023-24 में फैक्ट्री सिर्फ 35% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही थी।
अगर कंपनी के सेल्स फ्यूचर में नहीं बढ़े तो क्या इस फैक्ट्री पे हुआ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई हो पाएगा? और तो और सेल्स बूस्ट करने के लिए दिए गए बड़े बड़े डिस्काउंट्स कंपनी के लॉसेस को और बढ़ा रहे हैं। जैसे ही लेगेसी प्लेयर्स के सेल्स मोमेंटम गेन करेंगे, ओला इलेक्ट्रिक की लॉस सहकर प्रोडक्ट्स बेचने वाली ये स्ट्रैटेजी शायद काम नहीं आएगी। ये ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चैलेंजेस के अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, कंपनी को मैनेजमेंट चलाता है। भावेश अग्रवाल के मैनेजमेंट स्टाइल को इंटेंस माइक्रो मैनेजमेंट, बार बार स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने के लिए और हाई एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। नवंबर 2024 में कंपनी ने लगभग 500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। ओला इलेक्ट्रिक का एट्रिशन रेट 47% है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। कई सी सूट ऑफिसर्स भी रिजाइन कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर दोनों ने रिजाइन किया। ये एक रेड फ्लैग है। अगर ओला अपने क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ओला ऑलरेडी गवर्नमेंट के रेडार पे है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या MHI ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या ARAI से ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के बढ़ते हुए केसेस पर ओपिनियन मांगा है। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या CCPA को ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मिले। इस कारण CCPA ने ओला के अगेंस्ट 3 अक्टूबर को एक शो कॉज नोटिस इशू किया। शो कॉज नोटिस में ओला पे सर्विस डेफिशिएंसीज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस थे। अगर ओला करेक्टिव एक्शंस नहीं लेता है और लॉसेस पे ही चलता रहता है तो सेबी को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंटरफियर करना पड़ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। इतना फास्ट स्केल करना ही काफी नहीं है। बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए कंपनीज को अपने कोर ऑपरेशंस और एग्जिस्टिंग इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। स्पीड के बदले कई बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू खराब हो सकती है। अगर कंपनी के स्केल्स बिजनेस ऑपरेशंस के स्पीड से ना बढ़े तो कंपनी के लिए कैश फ्लो मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से कंपनी को जनरल ऑपरेशंस के लिए भी डेट लेना पड़ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना बिजनेस बहुत स्पीड में बढ़ा तो लिया, लेकिन अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया और कंपनी को अब इस हाइपर फास्ट लेकिन अनसस्टेनेबल ग्रोथ के इफेक्ट्स दिख रहे हैं। क्या ओला इलेक्ट्रिक अपने मार्केट लीडर पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा या इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स इससे आगे बढ़ जाएंगे? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताना। आगे हम कौन से वीडियोस कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।